नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टॉपिक है अपना सर्कुलर मोशन। अब इसको करने में जितना समय लगेगा और इसके बेस पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने में, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा ये बता दें कि थोड़ा सा मेरा वीडियो डार्क आ रहा होगा क्योंकि जहाँ पे हम हैं मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ आंधी तूफान आया हुआ है तो लाइट वाइट कटा हुआ है, बाहर भी थोड़ा डार्क मौसम है तो इसलिए लाइट का थोड़ा कमी है। तो वैसे कोई बात नहीं है, हमको तो देखना ही है तुम लोगों को। इतना भी हम हैंडसम है नहीं कि तुम लोग हमको देखें। तुम लोगों को देखना है अपना PDF को, अपने नोट्स को, अपने न्यूमेरिकल्स को और इस चीज़ों को समझना है। तो यहाँ ध्यान रहे सारा। तो हम लोग बात कर ले किसके बारे में, सर्कुलर मोशन। और इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो बेसिक कुछ बात हो चुका था सर्कुलर मोशन के बारे में। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि भाई एक्सेलरेशन होता है, मतलब मोशन इन अ प्लेन में हम लोग सर्कुलर मोशन देखे थे। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि 4 तरीके का एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। ये 4 एक्सेलरेशन हम लोग देखे थे। अब उसी के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ बात हो रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ये तो पता चलेगा कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रहा है। और कह रहा है कि एंड नथिंग विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ अनलेस इट इज़ फोर्स टू। तो कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी अपने आप से सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो अगर कोई सीधा जा रहा है तो वो सीधा ही जाएगा। अगर हमको उसको सर्कुलर पाथ फॉलो करवाना है तो हमको उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम उसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे तभी वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। यहाँ वही कह रहा है। तो मतलब अपने से कोई सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करता, अपने से कोई सर्कुलर मोशन फॉलो नहीं करता। तो अगर हमको सर्कुलर मोशन किसी चीज़ का कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमको क्या पता चल गया कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है तभी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन है मतलब कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स है। इतना भी क्लियर हो गया। आगे बात कर ले, जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, तो यहाँ कह दिया कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको जान लिया जाए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग क्या देखे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखे थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है, उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन उसका सेंटर की तरफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी समय एक फोर्स भी होता है अंदर की, जब जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आगे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लिया जाए। वो क्या है, तो वो कुछ ऐसा है कि एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। तो एक एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। ऊपर हम लोग पढ़े ही हैं विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करता है। अगर किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मतलब उस जो फोर्स है किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ये कुछ नया नहीं है, कोई भी फोर्स हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम अपने हाथ से फोर्स लगा दें तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। कोई बॉडी पे किसी धागे की वजह से फोर्स लगी, जैसे मान लो अगर हम किसी चीज़ को हाथ से रोटेट करें, मान लो थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम कर दें, हो गया। ये हो गया अपने पास एक थ्रेड, एक ये हो गया अपने पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब हम इसको सर्कुलर पाथ में अगर घुमा रहे हैं, अगर हम इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, जैसे मान लो थोड़ा तो हाँ यही ले लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं अपना टेंशन। ये हो गया सेंटर इसका, ये हो गया अपने पास थ्रेड। और इस ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो जब सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। और यहाँ पे वो फोर्स कौन देगा, तो यहाँ पे वो फोर्स देगा धागे का टेंशन। तो धागे का जो टेंशन है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये थ्रेड है, तो थ्रेड में हमको क्या मालूम होता है, थ्रेड में लगता है टेंशन। तो ये हो जाएगा टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो टेंशन है यही है अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ अलग नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो उस समय उस सर्कुलर मोशन में जो फोर्स अंदर की तरफ होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और उसको फिर हम लोग इससे कंपेयर कर देंगे। और मान लो इस केस में हम पूछ देंगे कि धागे में टेंशन क्या है, तो धागे का टेंशन कैसे निकालेंगे, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू रहेगा यहाँ रखेंगे, वही धागे का टेंशन हो जाएगा। समझ आए बात।
तो अब यहाँ पे आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दिस इट हैज़ एन एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज गिवन बाय। तो ये तो अपने को मालूम ही है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R होता है या फिर ओमेगा स्क्वायर R होता है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ऐसे अपने पास अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल, तो मास हो गया, और ये क्या ले लेंगे, V स्क्वायर अपॉन में R ले लेंगे या फिर M ओमेगा स्क्वायर R ले लेंगे। तो जिस हिसाब से जो ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मान लो यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि इस धागे में टेंशन है, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू हो जाएगा MV स्क्वायर में अपॉन R, क्योंकि फोर्स लिखना है तो फोर्स का फॉर्मूला ये है, या फिर M ओमेगा स्क्वायर R, ये हो जाएगा टेंशन के बराबर। समझ आया बात। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात कर लें। तो आगे अपने पास एग्जाम्पल है कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो जैसे स्टोन को हम वही स्टोन को रोटेट की सर्कुलर पाथ में, तो जो टेंशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जो एग्जांपल बताएं वही बात हो गया। अगर किसी कार को हम लोग, किसी व्हीकल को अगर हम लोग सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, जैसे गाड़ी भी तो हम लोग सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। सर्कुलर पाथ छोड़ दो, जैसे एक टर्न ले लो, जैसे मान लो अगर कोई गाड़ी है उसको हम एक टर्न पे कहीं घुमा रहे हैं, अपने पास एक गाड़ी है, एक ऐसा टर्न है, इसी टर्न पे अगर हम गाड़ी को घुमा रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ का हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर गाड़ी हम ऐसे घुमा रहे हैं तो जो सर्कुलर पाथ का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। वो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो यहाँ जो सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन। क्यों, फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन, गाड़ी आगे बढ़ रहा तो फ्रिक्शन तो पीछे लगना चाहिए, कहानी तो ये होना चाहिए ना। लेकिन जब हम किसी मोड़ पे पहुँचते हैं ना, तो देखो हमारा गाड़ी स्लाइड करने का चांस होता है। जैसे अगर इस मोड़ पे हम पहुँचे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो बहुत चांसेस रहता है कि हमारा गाड़ी ड्रिफ्ट होकर इधर चला जाए। होता है कि नहीं, तुम लोग अक्सर देखा भी होगा, गाड़ी तुम लोग उम्र ही ऐसा है तुम लोगों का भी कि गाड़ी तेज़ी चलाता होगा, तो जब गाड़ी तेज़ चलाता होगा सर्कुलर टर्न पे पहुंचता होगा तो देखना कई बार अनबैलेंस होकर गाड़ी इधर निकल जाता है। तो वो जो गाड़ी इधर निकलता है तो कहने का मतलब ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो इस ड्रिफ्ट को रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो जब कभी भी सर्कुलर पाथ में कोई गाड़ी टर्न कर रहा है तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाता है किधर होता है, सेंटर की तरफ। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो रहा है, कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो क्या समझ गया तुम लोग कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वो जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ अलग नहीं है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। ठीक है, अब न्यूटन का क्या कहना है, न्यूटन का ये कहना है कि भाई फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्स अलोन कभी नहीं आएगा। तो जब अलोन नहीं आएगा तो इसको पेयर में आना पड़ेगा। अब जब इधर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, तो इसी समय बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब बाहर की तरफ जैसे देखो तुम लोग गाड़ी चलाते हुए जाना, कभी एहसास करना, 4 व्हीलर की हम बात करें या कार वार में बैठा हो या फिर अपना बस वस में भी बैठा हो, तो अगर टर्न पे गाड़ी अगर तेज़ी से मोड़ा जाएगा, गाड़ी को अगर तेज़ी से मोड़ा जाएगा तो गाड़ी तो स्लिप होने का इधर चांस है, होगा। थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिनेशन अगर अच्छा है तो समझ आ जाएगा। गाड़ी स्लिप होने का इधर चांस है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगा, अंदर की तरफ, तो वो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब गाड़ी इधर घुमाया जा रहा है तो हमारा बॉडी इस तरफ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काउंटर करने के लिए एक फोर्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे बात। तो वही बात यहाँ पे है कि जब कभी भी फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा कैसे मिलेगा, फोर्स हमेशा अपने को मिलेगा पेयर में, फोर्स कभी अकेला नहीं मिलेगा। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो जब फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा पेयर में, तो एक फोर्स आता है विच इज़ अपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियली आउटवर्ड। तो जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अगर ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स अपना, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा वो हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, अब इट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज सेम एज डेट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक बस अंदर लग रहा है, एक बस बाहर लग रहा है। जैसे स्यूडो फोर्स था ना, एक स्यूडो फोर्स हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वही बात यहाँ पे भी कि अगर अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसी बॉडी पे उस समय एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MV स्क्वायर में अपॉन R या फिर M ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है,
समझ आया बात। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब अपने को केस डिस्कस करना है कि अभी तो हम लोग बेसिक जानकारी ले ली, अब हम लोग केस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कार है अपने पास, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, मतलब बराबर रोड पे अगर कोई कार टर्न ले रहा है, जैसे कोई कार ऐसे बराबर रोड पे टर्न ले रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स और उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है उस टर्न पे, ये अपने को निकालना है। तुम लोग देखा होगा ना कि किसी टर्न पे है तो वहाँ पे वेलोसिटी लिखा रहता है कि भैया मैक्सिमम स्पीड लिमिट ये है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो वो सब निकालते कैसे, वही अब हम लोग निकालेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम पे ही हम यहाँ बना दे रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा भाई, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल। नीचे की तरफ क्या लग जाएगा भाई, तो नीचे की तरफ लग जाएगा mg। तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना किसी की शेरवानी में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सेंटर की तरफ एक फोर्स रहेगा जिसका हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो जो गाड़ी में लगने वाला फ्रिक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग, क्योंकि उससे ज़्यादा मैक्सिमम के बारे में बात करें हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है वो लगाना है। तो यहाँ पे बस अब इससे ज़्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, ये वाला कहानी है क्या। अब इसका वेलोसिटी हम ज़्यादा करेंगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, तो उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब हम क्या देख लें, जो कहानी है ये सब अपने पास फोर्सेज है। अब क्या कह रहे हैं कि वेट ऑफ कार, mg, नॉर्मल, ये सब बता दिया क्या क्या लिखा हुआ। अब हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन के हिसाब से क्या मिलेगा अपने को, तो n इज इक्वल्स टू, तो mg मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर मिलेगा, फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² में अपॉन में r। हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिए हैं, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μs n। अब देखो ये v मैक्स से r क्या है, रेडियस हो जाएगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। और μs n वैल्यू पुट किया जाए mv² अपॉन में r, और ये मैक्स इज इक्वल्स टू μs कहने का मतलब हो जाएगा म्यू s mg। m से m को मार दो, तो कुल मिला के जो वेलोसिटी आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी मैक्स वो कितना आ जाएगा, म्यू आर जी, और अंडर रूट में ये अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई गाड़ी लेवल रोड पे टर्न ले रहा है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है म्यू आर जी, जी ग्रेविटी, आर उस सर्कुलर टर्न का रेडियस, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी लेवल रोड पे क्या हो सकता है। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। वही बात है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बट बियॉन्ड दिस कार विल स्किड, मतलब कार ड्रिफ्ट कर जाएगा बाहर की तरफ अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो केस है, मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब तुम लोग देखा होगा हाईवे वगैरह पे अगर चला होगा तो कोई जो रोड होते हैं जहाँ पे टर्न होता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है, बैंकिंग करके बनाया जाता है। या फिर मौत का कुआं वाला कहानी देखा ही होगा तुम लोग, मौत के कुएं में देखना जब वो चढ़ना शुरू करता है तो बैंकिंग रहता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे सीधे सर्कुलर पाथ में शुरू करता है, बैंकिंग रहता है रोड पे तब वो शुरू करता है। तो वही बैंक रोड के बारे में बात हो रहा है कि अगर मोशन ऑफ अ कार के बारे में बात करना किस पे, बैंक रोड पे। तो ये भी अच्छा चीज़ है, इसको भी देख लिया जाए। तो सबसे पहले कहानी क्या है, तो दिस रेजिंग ऑफ कर्व टूवर्ड्स The raising of curve towards the outer edge is called banking of curved road and angle of which it is made is called angle of banking। तो जिस एंगल पे इसको बनाया जाता है उसको एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, और जिस हिसाब से बनाया गया इसको कर्व्ड रेज्ड रोड बोलते हैं, कर्व्ड रोड बोलते हैं। अब देखा जाए लगने वाला फोर्स, तो सबसे पहले तो इस तरफ लग जाएगा अपने पास नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब एन वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो एन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, अलग पेन से बनाएंगे। एन हो गया अपने पास, एम जी हो गया ना, एम जी हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको रिजॉल्व करेंगे तो अपने पास दो फोर्सेस आ जाएंगे। इसको रिजॉल्व करेंगे क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल यहाँ पे बैंकिंग का थीटा, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो अपने पास दो फोर्सेस आ जाएंगे। वो दो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, तो दो फोर्सेस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एक हो जाएगा इधर आगे की तरफ एम जी साइन थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब गाड़ी जब ऐसे मोशन कर रहा है तो गाड़ी देखो, गाड़ी यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग फोर्सेस और फोर्स लिखना है हमको, तो देखो यहाँ पे हमको एन को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। एन को क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो जब फ्रिक्शन भी लग रहा है तो फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करना, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे एंगल में लगेगी। जैसे देखो होगा क्या कि अब दूसरा पेन ये लेते हैं, तो ये तो बेसिक फोर्स हो गया, एन और एम जी वाला बेसिक फोर्स हो गया। अब यहाँ पे एक सेंटर की तरफ भी फोर्स लगेगा इस पर, ठीक है।
अब जब हम इस n को रिजॉल्व करेंगे तो अपने पास हमको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ना, हमको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन का भी कलर चेंज कर देते हैं, फ्रिक्शन को इस कलर से बता देते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है अपने पास फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग टायर के हिसाब से देखेंगे तो फ्रिक्शन भी एक एंगल पे लग रहा है, उस फ्रिक्शन को भी हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अपने पास टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, या फिर हम ऐसा कह लें कि यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा वो एक्ट करने लगेगा, तो यहाँ पे भी टेंजेंशियल फोर्स कह लो। तो ये सब कुछ अपने पास फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, तो हम जब n को रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट मिलेगा, एक मिलेगा ये n cos थीटा और एक इधर मिलेगा अपने पास n sin थीटा। सेंटर की तरफ क्या मिल गया, n sin थीटा, ठीक है। अब जो जो अपने पास इक्वेशन बनेगा वो अपने को लेना पड़ेगा कि भाई अपने पास क्या क्या इक्वेशन बना। और एक और चीज़ है, जैसे हम इस फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने पे थीटा एंगल था, तो एम जी की तरफ अपने को मिल जाएगा, ये एम जी की तरफ मिल जाएगा अपने को फ्रिक्शन का साइन थीटा, फ्रिक्शन का साइन। थोड़ा सा यहाँ कॉच पॉच हो जा रहा होगा क्योंकि भाई इसी डायग्राम में हम बता रहे हैं, नया डायग्राम बनाने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। इसी डायग्राम में जो जो फोर्सेज है सारे फोर्स को हम रिजॉल्व करके बता रहे हैं। इधर अगर एफ साइन थीटा हो गया तो कहीं ना कहीं इधर ये फ्रिक्शन था, इधर साइन थीटा हो गया, तो इधर अपने को क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा अपने को कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन का कॉस थीटा, ठीक है। सारे फोर्सेस को अपने पास n था उसको रिजॉल्व कर दिया, अपने पास mg था उसको रिजॉल्व कर दिया, अपने पास फ्रिक्शन था उसको रिजॉल्व कर दिया। अपने पास उसके बाद क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा है। तो अब ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कौन किसके बराबर जा रहा है। अब बात होता है यहाँ पे कि भाई हम n को रिजॉल्व क्यों किया, क्योंकि n को रिजॉल्व इसलिए किया क्योंकि n परपेंडिकुलर था सरफेस के। अभी तक हम लोग किसी जगह n को रिजॉल्व नहीं करते, mg को रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ सीधा सीधा इक्वेशन बनाना था। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग n को रिजॉल्व कर मतलब n को रिजॉल्व नहीं करते तो क्या मिलता है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा मिलता, फ्रिक्शन मिलता सेंटर की तरफ। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो सेंटर की तरफ सारा फोर्सेस दे दे। तो सेंटर की तरफ जब हम n को रिजॉल्व करेंगे ना तो उसका एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ भी होगा। तो जब एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा तो वो फोर्स चाहिए हमको, इसीलिए हम लोग n को रिजॉल्व किया। फ्रिक्शन को रिजॉल्व क्योंकि फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा, इसलिए हम फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व किए। बाकी mg को रिजॉल्व क्यों किया, क्योंकि mg जो है अपने को वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो हमको फोर्स के अपोजिट लेना था mg को, इसलिए हम mg को भी रिजॉल्व किए, ठीक है। अब सारे इक्वेशन बना ले, क्या क्या इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो लिख रहे हैं। तो हम किसके बारे में बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें। तो सेंटर की तरफ फोर्स है, एक है अपने पास ये वाला n sin थीटा, और एक अपने पास फ्रिक्शन का कॉस थीटा, फ्रिक्शन का कॉस थीटा ये मिला। और जो ऊपर नीचे फोर्स है उसके बारे में बात कर लेते। तो ऊपर नीचे क्या फोर्स है, तो यहाँ पे अपने पास ऊपर है n cos थीटा और उसको हम कंपेयर करेंगे mg से। अभी हम फिलहाल mg cos थीटा mg sin थीटा को नहीं ले रहे। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है अपने पास n cos थीटा वो किसके बराबर है, mg प्लस f sin थीटा। ये दो इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन ये है, ऐसे लिखा जाए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिले। यहाँ पे हम mg को रिजॉल्व नहीं, मतलब अभी mg का रिजोल्यूशन वाला पार्ट नहीं लिए। अब देखो उसी फिगर को सिंपल यहाँ बनाया गया, वहाँ तो पूरा कार वार के साथ बताए थे, यहाँ पे देखो क्या क्या फोर्सेस है। तो उसी चीज़ का सारा फोर्स यहाँ है। तो नॉर्मल ऊपर था, नॉर्मल को रिजॉल्व करके यहाँ पे क्या है n cos थीटा, यहाँ पे क्या है n sin थीटा। इधर फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन को रिजॉल्व करके इधर आया अपने पास f cos थीटा और इधर आया अपने पास f sin थीटा। नीचे क्या है अपने पास, वर्टिकली डाउनवर्ड है अपने पास mg को रिजॉल्व नहीं किए, मतलब यहाँ रिजॉल्व किए, यहाँ पे इक्वेशन के लिए ज़रूरत नहीं है अपने का। और फिर यहाँ पे एक फोर्स और है अपने पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इक्वेशन जो मिला अपने को हम लोग लिख लिए n cos थीटा mg प्लस f sin थीटा और fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये दो इक्वेशन मिला। इन दो इक्वेशन को अगर लिखा जाएगा सिंपल तरीके से तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो लिख लें। अब मतलब इक्वेशन या इसको रब करके ना पहले थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² में अपन r इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू n cos थीटा।
ठीक है, अब क्या कर ले, अब जो अपने पास दूसरा इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन को भी लिख ले। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। ये हो गया अपने पास इक्वेशन 1। ठीक है, पेन का कलर चेंज करके दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऑल्सो करके जो दूसरा इक्वेशन है क्या है, तो ये था अपने पास कौन सा, एन साइन थीटा, मतलब सेंटर की तरफ वाला था। अब ऊपर नीचे वाला क्या है, तो ऊपर है अपने पास एन, क्या है ऊपर अपने पास है एन कॉस थीटा, नीचे है अपने पास एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ पे वही कर ले, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, एफ की जगह पे म्यू एन लिखेंगे, म्यू एन साइन थीटा। ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन सेकंड। तो दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन से आप वैल्यू पुट कर ले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम बात करने जाएंगे तो एन कॉस थीटा माइनस ऑफ, अब फर्स्ट सेकेंड और म्यू एन। अब देखो यहाँ से अगर हम देखने जाएं, म्यू एन कॉस थीटा, म्यू एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से एक और इक्वेशन लिख लें, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा मतलब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपन आ रहा है और यहाँ पे अपने पास एन साइन थीटा म्यू एन कॉस थीटा, मतलब ये दोनों एक तरफ है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ बना देते हैं, मतलब इस तरीके का कुछ बना देते हैं। तो इस तरीके का बनाने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा, या फिर ऐसा लिख लें एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एन साइन थीटा। ये समझ आए बात, ये इसको हम सेकेंड बोल रहे हैं। मतलब ऊपर अपने पास ये इक्वेशन है, नीचे भी हम उसी तरीके का बनाने का कोशिश किए हैं। अब क्या कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लेंगे तो साइन थीटा, या फिर ऐसे सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करें, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, क्योंकि साइन थीटा ऊपर रहेगा कॉस थीटा नीचे रहेगा। तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट में क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो सबसे पहले है अपने पास सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो साइन एम जी इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एन साइन थीटा। और वहाँ क्या है अपने पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हमको v ऊपर रखना है। तो v ऊपर रखना तो फर्स्ट डिवाइडेड, थोड़ा सा ये हो रहा है क्योंकि एक तो जगह का कमी है, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इक्वेशन देखने के लिए कि किसको कैसे रखा जाए। हमको v का वैल्यू निकालना, तो हम पहले इक्वेशन को ही दूसरे से डिवाइड करते हैं। v का वैल्यू निकालना तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड अगर करेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी होगा एक साइड में, तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर डिवाइडेड बाई एम जी, यही होना है। दूसरे साइड क्या मिलेगा अपने को, दूसरे साइड मिलेगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ये अपने को एक डिवाइड करने के बाद कुछ मिलेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एम से एम कैंसिल, तो इधर मिला सीधा सीधा वी स्क्वायर में अपॉन में आर जी। यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा अपने को एन कॉमन लेके एन मार देंगे, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये मिला। आगे हम क्या कर ले, v का वैल्यू फाइंड कर ले, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि और हम सिंपल नहीं कर सकते इसको, तो v का वैल्यू फाइंड कर ले। तो ये भी एक तरह से क्या है, v मैक्स है। v का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट में आर जी इधर आ जाएगा, तो आर जी साथ में हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके लिए, बैंक्ड रोड के लिए, कि अगर कोई रोड इंक्लाइंड प्लेन पे है, मतलब बैंक्ड है, थोड़ा सा उठा हुआ है, तब उस समय जो अपने पास गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी यही हो सकता है। तो ये थोड़ा फार्मूला कॉम्प्लिकेट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग मतलब सॉल्व करना है तो याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार डिराइव करके इतना बड़ा फार्मूला तो लेना आसान नहीं है। तो इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा ताकि हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बैंकिंग हो जाएगा, कितना एंगल पे बैंक्ड है रोड। ठीक है, अब इसका दो केस हम लोग डिस्कस कर लिए। सबसे पहले मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड, फिर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड। अब तीसरा केस है केस ऑफ साइकिलिस्ट। कितना टाइम हो गया देखते हैं, जितना समय लगे। आज केस ऑफ साइकिलिस्ट है,
फिर क्या अपने पास मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल है। तो 2 टॉपिक और बचा है अपने पास और कई सारे केस के साथ, तो टाइम तो लग ही जाना। तो फिलहाल बस आज रहने देते, इतना ही रहने देते हैं वीडियो, क्योंकि मान लो 25 मिनट का वीडियो बन गया है। अब हम लोग केस ऑफ साइक्लिस्ट डिस्कस करना है और अपने को मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी चीज़ को ऐसे मूव करा रहे हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब तुम लोगों को अभी जो दिखाई दे रहा है वो है वर्टिकल सर्कल, ठीक है। जो वीडियो में तुम लोगों को सर्कल दिखाई दे रहा है वो है वर्टिकल सर्कल, लेकिन इसको लेटा के कर देंगे तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ वर्टिकल सर्कल हम लोग को डिस्कस करना और केस ऑफ साइक्लिस्ट डिस्कस करना। तो ये 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा वीडियो बने, क्योंकि मेरे को अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, तुम लोगों को देखने में भी दिक्कत होगा अगर कोई देख रहा होगा तो इससे बड़े छोटा वीडियो बने, कंप्लीट करते रहें और समझते रहें चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं 2 चीज़ आज देखें, समझ आएगा। बाकी केस ऑफ साइक्लिस्ट और अपना मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल और न्यूमेरिकल, तो तीनों को एक साथ लेंगे तो फिर से लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल इसके साथ डिस्कस कर लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। मतलब 2 वीडियो में अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो और